अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हो? अच्छा। चले जी। लास्ट लेक्चर में एक सवाल था, कुछ कंफ्यूजन्स थी पीरियोडिक और परपेचुअल के हवाले से, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको एक दफ़ा दोबारा एड्रेस कर दूँ। अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मुझसे वो पूछ सकता है, और अगर बात समझ आ गई भी है तब भी मुझे बता दें ताकि हम आगे चल सके। ठीक। देखो, दोबारा ना मैं बस एक आखिरी एग्जांपल से हम लोगों को बड़ी सिंपल सी बात क्लियर करता हूँ। सिंपल सी बात क्लियर करता हूँ तुम लोग। ठीक है। अ, हमने एक हमने एक फोन, ये एक फोन है हमारे पास। इमेजिन करो कि ये एक हमने फोन खरीदा। ठीक है जी। ये एक फोन है हमारे पास, वो हमने खरीदा। है बड़ा ही गंदा फोन बन रहा है, आसान अच्छा सा फोन बना देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है जी। ये एक फोन है जो हमने खरीदा। सही है। ये इसके अंदर, ये फ्रंट कैमरा उसका। सही है। अच्छा। अब ये फोन जो है ना, हमने बाय किया, लेट्स सपोज ₹50,000 का। इस 50,000 को हम कहेंगे कॉस्ट। हमारी पॉलिसी ये है कि हम कॉस्ट प्लस 20% पे हम सेल करेंगे। हम सेल करेंगे एट कॉस्ट प्लस 20%। तो मुझे बताओ, हम इसको सेल कितने का करेंगे? हम इसको सेल कितने का करेंगे, कौन बताएगा मुझे? सर 50,000 में 50,000 का 20% ऐड कर देंगे। हाँ, तो कितने का बिका? 60,000। ठीक है। बड़े तरीकों से आ सकता है। आप 50,000 को मल्टीप्लाई कर दें 1.2 से, या आपके पास 60,000 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा। अब अगर हम पीरियोडिक मेथड से एंट्रीज कर रहे होते, पीरियोडिक मेथड फॉलो कर रहे होते, तो हमने जब इसको बाय किया है, ऐसे ना साथ साथ ही बना देता हूँ, पीरियोडिक वर्सेस परपेचुअल। तो हमने जब इसको बाय किया था, अगर पीरियोडिक मेथड फॉलो कर रहे होते तो हम कहते परचेज एक्सपेंस या कॉस्ट ऑफ सेल्स 50,000 से डेबिट, और 50,000 से हम क्या करते, लेट सपोज कैश क्रेडिट। मगर अगर ये परपेचुअल मेथड होता तो परपेचुअल मेथड में परचेज एक्सपेंस नहीं बनाना था। परपेचुअल मेथड में हम कहते कि ये एसेट हमने खरीदा, और हम कहते इन्वेंट्री एक करंट एसेट डेबिट 50,000 से, और कैश 50,000 से क्रेडिट। तो पीरियोडिक मेथड इस परचेज को, रीसेल आइटम को की परचेज को एक्सपेंस बनाता है। परपेचुअल मेथड इस रीसेल आइटम को भी क्या बना लेता है, एसेट बना लेता है, मगर इसको करंट एसेट बनाता है क्योंकि इसको बहुत जल्द बेच देना है, इसको संभाल कर नहीं रखना। सही है जी। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद
ये होगा जब हमने इसको बेचा, जब हमने इसको सेल किया, जब हमने इसको बेचा तो पीरियोडिक मेथड हो या परपेचुअल मेथड हो, एक एंट्री होगी ट्रेड रिसीवेबल्स या कैश 60,000 से डेबिट, क्योंकि सेल हमेशा मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्राइस से रिकॉर्ड होगी। 60,000 से सेल्स क्रेडिट, और परपेचुअल मेथड अगर फॉलो कर रहे होंगे तभी ट्रेड रिसीवेबल या कैश 60,000 से डेबिट हो गया और सेल्स 60,000 से क्रेडिट हो गई। अच्छा जी। या तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, पीरियोडिक मेथड में सेल्स जब आइटम सेल करेंगे ना तो एक ही एंट्री करेंगे, मगर परपेचुअल मेथड में दो एंट्रीज करनी पड़ेंगी जब आइटम सेल करेंगे। क्योंकि परपेचुअल मेथड में जो फोन खरीदा था, जो फोन खरीदा था, फोन कहाँ गया यार, मेरा फोन नहीं है मेरे ये। परपेचुअल मेथड में जो फोन खरीदा था ना, उसको आपने अपने एसेट दिखा दिया था, इस फोन को आपने अपना एसेट दिखाया था। अब ये फोन पहले जब मैंने खरीदा है ये मेरे पास आया, अब जब ये फोन मैंने बेच दिया है तो ये मेरे पास से चला गया है, तो मेरे पास से मेरा एसेट कम हुआ है कि नहीं हुआ? जब मैंने एक आइटम को बेचा तो मैंने एक एसेट बनाया था अपने पास 50,000 का, बेचने पे मेरे पास ये एसेट कम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो अब मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी यहाँ पे, जो एसेट रिकॉर्ड किया था मुझे, इन्वेंटरी करंट एसेट, 50,000 का एसेट कम हो तो 50,000 माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, पीरियोडिक मेथड में इन्वेंटरी, इन्वेंटरी करंट एसेट 50,000 माइनस नहीं करना, यही इख्तिलाफ है ना। पीरियोडिक मेथड में ये एडिशनल एंट्री पास नहीं करनी। पीरियोडिक मेथड में इन्वेंटरी करंट एसेट को 50,000 से माइनस नहीं करना। क्यों नहीं करना? उसकी रीज़न ये है कि जब आपने पीरियोडिक मेथड में ये फ़ोन ख़रीदा था तो मैंने इस फ़ोन को अपने रिकॉर्ड्स में एज एन एसेट दिखाया ही नहीं है, तो जब मैंने बेचा तो मैं किस चीज़ को आउट करूं? कॉमन सेंस। पीरियोडिक मेथड में मैंने जब इस फ़ोन को ख़रीदा तो मैंने अपना एसेट दिखाया ही नहीं है, तो जब मैंने इस एसेट को बेच दिया तो मैं किस चीज़ को आउट करूं? अगर इन किया होता तो आउट करता है ना। ठीक है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मेरे पास बैठे हुए हैं, किसी को मैंने रिमूव करना है तो उसको, वो पार्टिसिपेंट बनेगा तभी मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ या आउट कर सकता हूँ ना। तो अगर मैंने उसको पार्टिसिपेंट बनाया ही नहीं है तो मैं आउट कैसे करूंगा? तो पीरियोडिक मेथड में आप रीसेल आइटम को अपने एसेट शो ही नहीं कराते, तो माइनस किस चीज को करोगे जब वो चीज आपके पास से चली जाएगी? परपेचुअल मेथड में उस रीसेल करने वाले आइटम को आप अपना एसेट दिखाते हो, इसलिए सेल करने पर अपना एसेट कम करना पड़ेगा। कॉमन सेंस। अच्छा, फिर यूनिवर्सल रूल तो दोनों ने फॉलो करना होता है, पीरियोडिक और परपेचुअल मेथड में। जो यूनिवर्सल रूल है, जो बिक जाए, जो बिक जाए वो एक्सपेंस। अब ये इन्वेंट्री जो है 50,000 की, ये जब तक नहीं बेची थी तब तक एसेट शो कर लिया, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं, जब तक इसको एसेट शो करते रहे कोई मसले की बात नहीं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब इसको बेच दिया, अब ये 50,000 रुपए की, 50,000 रुपए की इन्वेंट्री जब तक आपके पास थी आपने एसेट शो कर दिया, मगर जब ये बिक गई इन्वेंट्री, अब इसको एसेट प्रेजेंट करना कुफर है। इसलिए वैसे आपके पास से चली भी गई थी तो आपने इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी। तो इसको क्या बनना चाहिए? जो बिक जाए वो एक्सपेंस। अब ये 50,000 की इन्वेंट्री जिस दिन आपने सेल कर दी वो बिक गई, तो इस 50,000 को इस दिन आपको क्या बनाना चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस बन गया। यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्यों नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए? आप सवाल कर सकते हैं कि सर यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि जो इन्वेंट्री बिक जाती है वो एक्सपेंस होती है, तो 50,000 का फोन बिक गया, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे? कौन बताएगा कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम क्यों नहीं रिकॉर्ड करते पीरियोडिक मेथड में? कौन बताएगा? जल्दी से कोई बता दे यार।
ऑलरेडी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। अगर यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे डबल एंट्री कर दोगे। जब आपने खरीदा था इस फोन को, बाय किया था, उसी टाइम आप इसको एक्सपेंस बना के ले गए थे। तो अब आपको सेल करने वाले मौके पे दोबारा से एक्सपेंस नहीं बनाना। तो ये जो एडिशनल एंट्री होती है, ये सिर्फ परपेचुअल मेथड में एक आपको एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी। एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी कि यानी कि अब इन्वेंट्री को माइनस करना पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स में उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। मगर ये ट्रांसफर की एडिशनल एंट्री आपको पीरियोडिक मेथड में ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए सारे टीचर शुरू के अंदर पीरियोडिक मेथड पढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली चीज़ हो जाती है। यहां तक किसी का कोई सवाल? सबको समझ आ गई है कॉन्सेप्ट? चलें, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो। अच्छा जी। अच्छा, अब हमने ज़रा ना एक एरिया सीखना है, मार्कअप एंड मार्जिन। ये मैं आपको ये आपके पास लिखा हुआ है, मगर मैं आपको ना एक आसान तरीके से समझाता होता हूँ। ठीक है जी। मार्कअप। अब हमने पढ़ना है, हेडिंग देने अपने पास, मार्कअप एंड मार्जिन। पहले मार्कअप पढ़ते हैं, फिर मार्जिन पे जाएंगे। ठीक है। मार्कअप क्या होता है? रेट स्लैश परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। रेट स्लैश परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। रेट स्लैश परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। एक आइटम है जिसकी कॉस्ट है, एक आइटम है जिसकी कॉस्ट है, जिसकी कॉस्ट है 100। वो इस 100 रुपये पे 20 रुपये का प्रॉफिट रखते हैं। तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करें तो आपके पास सेल प्राइस बनती है ना। मैंने 50,000 का फोन खरीदा था अभी, बल्कि ये पिछली एग्जाम्पल ही करते हैं, चले मजा आएगा आपको। मैंने आपको अभी कहा कि मैंने आपसे 50,000 का मैंने फोन खरीदा, और मैंने उसको कितने का बेचा है? 60,000 का। यानी कि मैंने प्रॉफिट कितना रखा है उस पर? 60,000 का अगर बेचा है तो सॉरी, मैंने प्रॉफिट रखा है उस पर 10,000 का। तो 50,000 में 10,000 मैंने अपना प्रॉफिट 50,000 का खरीदा, 10,000 ऊपर अपना नफा रखा, प्रॉफिट रखा, और मैंने कितने का बेच दिया? 60,000 का। मार्कअप इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट कॉस्ट का कितने परसेंट है? मार्कअप क्या होता है? प्रॉफिट कॉस्ट का, या प्रॉफिट कॉस्ट का कितने परसेंट है, प्रॉफिट कॉस्ट का कितने परसेंट है। ये इसका कॉन्सेप्ट है असल में। तो कोई बता सकता है मार्कअप क्या है? बहुत आसानी से 20%। देखो, प्रॉफिट कॉस्ट का कितने परसेंट है? तो प्रॉफिट मार्कअप अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप कहेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। प्रॉफिट है 10,000, कॉस्ट है 50,000, तो मार्कअप आपके पास आ गया 20, 0.2 आता है। 0.2 मार्कअप आप रेट में भी बता सकते हैं। अगर 0.2 कहेंगे तो इसको हम रेट कहते हैं, और अगर हम 20% कहेंगे तो इसको हम परसेंट में आंसर कहते हैं। ठीक है जी। 0.2 या 20%, तो ये होता है मार्कअप। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि
मैं आपको लिख देता हूँ। 50,000 और प्रॉफिट रखा 20,000 का, और सेल प्राइस कितनी बन गई होगी? 70,000 ना। तो अब मुझे यहाँ पर मार्कअप बताएं क्या है। अब मुझे यहाँ पर मार्कअप बताएं क्या है। 40%, 40% ठीक है। प्रॉफिट कॉस्ट का कितने परसेंट है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट, 50,000। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। ठीक है। मेरी आदत है, मैं कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ जहाँ पे ज़रूरत होती है। जहाँ नहीं है, जहाँ पे एडवांस बात है वहाँ पे नहीं समझाता। तो यहाँ पे तो सिंपल है, ये सीख लो। 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इक्वल्स टू 0.4, या इसको आप 40% कह लें। क्लियर हो गया? मार्कअप, मार्कअप की डेफिनेशन क्लियर कराई है मैंने, तुम लोगों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्रॉफिट कॉस्ट का कितने परसेंट है? अब मैं आता हूँ मार्जिन पे। रेट स्लैश परसेंटेज, रेट स्लैश परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का कितने परसेंट है? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का कितने परसेंट है? ठीक है। मार्जिन, मार्कअप क्या है? प्रॉफिट कॉस्ट का कितने परसेंट है, और मार्जिन होता है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का कितने परसेंट है। मार्कअप होता है प्रॉफिट कॉस्ट का कितने परसेंट है, मार्जिन होता है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का कितने परसेंट है। समझ आ रही है बात? अच्छा, चलो। अब मुझे एक बात बताता हूँ, इसी सवाल में, ये एग्जाम्पल वन कह लेते हैं इसको, इसको एग्जाम्पल टू कह लेते हैं। एग्जाम्पल वन में मार्कअप तो है 20%, मार्जिन कितना है? कैसे आएगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट सेल प्राइस का कितने परसेंट है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, 10,000 डिवाइडेड बाय 60,000। जी, 16.67%, 16.67%। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया होगा, तो 16.67 आ गई। ये तो सबको मैं एक्सपेक्ट करूं कि इतना फर्क तो आप लोगों को पता है। ठीक है जी, गुड। एग्जाम्पल टू में मुझे बता दो भाई, मार्जिन कितना होगा। मैं आपको टाइम दे देता हूँ, एग्जाम्पल टू के मार्जिन बता दो। रेट में बता दो, परसेंटेज में बता दो, आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब बच्चे अपना अपना कैलकुलेट करें। ठीक है जी, वेरी गुड। 0.2857 और 28.57%, दोनों बातें ठीक। आपने क्या किया? सिंपल, अब प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का परसेंटेज ले लिया, सेल प्राइस। यहाँ आपने कहा प्रॉफिट है 20,000, सेल प्राइस है 70,000, तो आपके पास मार्जिन आ गया। ठीक है। तो मार्कअप और मार्जिन किसी प्रोडक्ट का देखना हो, तो मार्कअप वो होता है कि प्रॉफिट आप कॉस्ट पे कितना ले रहे हो, और मार्जिन होता है प्रॉफिट आप सेलिंग प्राइस पे कितना ले रहे हो। सिंपल इज दैट। तो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर कर दी है, मैंने आपको डेफिनेशंस क्लियर कर दी हैं। मार्कअप मार्जिन के कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो अगर आप में से कोई बच्चा याद करना चाहता है। अब आपको क्या दिया होगा, आपको क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि क्वेश्चंस में आपको कॉस्ट दी होगी और आपसे कहा जाएगा सेल प्राइस बताओ, या आपको क्वेश्चन में कहा और आपको मार्कअप, आपको क्वेश्चन में ना तीन चीजें गिवन है। आपको ज्यादातर जो टेस्टिंग आपकी है ना, वो ये है कि आपको कॉस्ट दी होगी, आपको मार्कअप दिया होगा, आपसे कहा जाएगा सेल प्राइस क्या है। ठीक है। या आपको सेल प्राइस दी होगी, आपको मार्कअप
दिया होगा और आपसे कहा जाएगा कॉस्ट क्या है। एक सिचुएशन ये हो सकती है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि आपको कॉस्ट दी हो, आपको मार्जिन परसेंटेज दी हो, और आपसे कहा जाए कि भाई सेल प्राइस क्या है। या फिर ये हो सकता है कि आपको सेल प्राइस दी हो, आपको, सॉरी क्या कर रहा हूँ, आपको सेल प्राइस दी हो क्वेश्चन में, आपको कॉस्ट नहीं गिवन, और आपको मार्जिन ट्रेड गिवन है। ये चार सिचुएशन, पॉसिबल सिचुएशंस हो सकते हैं जिसपे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, आपको क्वेश्चंस के अंदर एलिमेंट भी आ सकता है कि आपको ये चार चीजें फाइंड करनी होंगी। कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दो चीजें, मार्कअप रेट दिया होगा या मार्जिन रेट दिया होगा। समझ आ रही बात? अब चार चीजें करने के लिए चार मुख्तलिफ फार्मूलाज बन सकते हैं। चार चीजें फाइंड करनी होंगी ना, मगर डाटा चारों में डिफरेंट तरीकों का है, तो डिफरेंट चार फार्मूलाज बन सकते हैं। मगर उनमें ना बहुत गलती हो जाती है, स्टूडेंट्स के लिए कंफर्ट नहीं रहता। कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स पिक कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स उस एलिमेंट को पिक नहीं कर पाते। तो मैंने एक ऐसा सोल्यूशन निकाल दिया है कि कोई भी सिचुएशन हो, मार्कअप की हो, मार्जिन गिवन हो, कॉस्ट निकालना हो, सेलिंग प्राइस हो, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपके आंसर्स परफेक्ट आएंगे। चार अलग अलग फॉर्मूलाज याद नहीं करने पड़ते। अगर किसी को फॉर्मूला करने का शौक है तो मैं फॉर्मूलाज दे देता होता था, ये आपके नोट्स में गिवन है। सही है जी। मार्कअप और मार्जिन के, अगर मार्कअप गिवन है, प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल्स कैसे आएगी, कॉस्ट कैसे आएगी। तो या तो कोई बच्चा जो है, मार्कअप गिवन है तो सेल्स कैसे आनी है और कॉस्ट कैसे आनी है, मार्जिन गिवन है तो सेल्स कैसे आनी, कॉस्ट कैसे आनी है, ये चार फॉर्मूला याद कर ले। या फिर एक और आसान तरीका है जो मैं आपको अभी टेक्निक सिखाने लगा हूँ, और स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा बहुत कंफर्टेबली डील कर लेते हैं, पेपर में बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं इस चीज़ को लगता। जो मैं टेक्निक आपको सिखाने लगा हूँ, क्वेश्चंस हमें मेजरली यही आएंगे कि आपको कॉस्ट, मार्कअप और मार्जिन दिया होगा, और आपको एक ना कोई एक चीज़ जो है ना फाइंड करनी होगी। सही है। क्वेश्चंस इसी तरह के हमने करने हैं प्रैक्टिस। आपके नोट्स में ही कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को देख लेते हैं, मैंने दिए हुए हैं। एग्जाम्पल 11 से करेंगे। प्रॉफिट वाला हमारा कंसर्न नहीं, प्रॉफिट बहुत आसान चीज़ है, तो प्रॉफिट छोड़ देते हैं हम, ज़रूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल 11 और 12 कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, कॉस्ट है, मार्कअप, कॉस्ट गिवन है, मार्कअप गिवन है, ये बहुत जल्दी हो सकता है, मुझे पता है आप सबको पता है एक तरीका, मगर मैं आपको एक और तरीके से सिखा रहा हूँ जिससे सारे सवाल होंगे। एग्जाम्पल 11 पहले करते हैं। आपने पता क्या करना है, आपसे एग्जाम्पल 11 में क्या रिक्वायर्ड है, आपको कॉस्ट गिवन है, आपको मार्कअप गिवन है, और आपको कहा सेल प्राइस बता दें। ऐसे ही है, आपको कॉस्ट गिवन है, आपको मार्कअप गिवन है, और आपको कहा सेल प्राइस बता दे। अच्छा, अब मार्कअप कितना है, 20%। मार्कअप है 20। मैं अगर ऐसे लिखूं, अगर कॉस्ट 100% है और मार्कअप हो 20, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी। अगर कॉस्ट 100 है, मार्कअप है 20, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी। अगर कॉस्ट 100 है, मार्कअप है 20, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 120। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन, अब मैं आगे परसेंटेज के बाद लिखता हूँ ऐसे, रुपीस। कॉस्ट है 1600, ये रुपीस 1600 है। 1600 लिख लूंगा मैं कॉस्ट पे, और मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है तो मैं इसको एक्स कंसीडर कर लूंगा। और मुझे याद है आप सारे बचपन में आप लोगों ने ये वाला काम किया होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। वो जो कहते थे कि भाई, अगर, फॉर एग्जाम्पल, वो बचपन में सवाल होते थे कि अगर गाड़ी जो है वो 1 लीटर में 15 किलोमीटर करती है, तो 20 लीटर में कितने किलोमीटर करेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते होते थे। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बड़ी काम की टेक्निक है। तो मैथ्स आपका ज़ाया नहीं हुआ, मुबारक हो आपको।
ठीक है। मतलब बच्चे, कुछ बच्चों को तो यही काम था कि यार ट्रिग्नोमेट्री हमने सीख ली थी बिला वजह, डेरिवेशन इंटीग्रेशन सीख ली थी, अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हो रही वो। तो चलो एक चीज मैंने आपकी बचा ली है। अच्छा चलो देखो, आ, ये देखो। तो अब हम इसको ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया करेंगे और एक्स सेल प्राइस फाइंड करेंगे। हम कहेंगे एक्स जो सेल प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाई बाय 120। और एक्स सेलिंग प्राइस हमारे पास आएगी, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे इसको, 1920। तो 1920 इसका आंसर है। ठीक है, ये बड़ा आसान तरीका है। फिर है एग्जांपल नंबर 12, सेल प्राइस मार्कअप और फाइंड कॉस्ट। तो हम कहेंगे ऐसे बनाएंगे, कॉस्ट मार्कअप और सेल प्राइस। हम कहेंगे कि भाई मार्कअप है 20%। अगर कॉस्ट 100 है और मार्कअप है 20, तो सेल प्राइस कितनी हो जाएगी? सेल प्राइस हो जाएगी 120। और हम कहेंगे कि भाई सेल प्राइस अब आपको गिवन है परसेंटेज रुपीज, अब आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट को हम एक्स ले लेंगे और सेल प्राइस आपके पास 3840। और हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। हम कहेंगे भाई एक्स जो हमारी कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय 120 इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 3840। तो इस एक ही टेक्निक से अब आपके पास कॉस्ट क्या आ जाएगी, 3200। ठीक है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेस्टेड टेक्निक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो कंफ्यूजन यहाँ पे ना, एक बात आपने याद रखनी है। अगर मार्कअप का सवाल है ना, तो हमेशा कॉस्ट 100 होगी, क्योंकि मार्कअप 120 निकालना है ना सेल प्राइस, तो मार्कअप कॉस्ट का अगर 20% होगा तो फिर सेल प्राइस 120 बनेगी ना। मार्कअप अगर 20% है, कॉस्ट 100 हो, फिर सेल प्राइस 120 बनेगी। तो यहाँ याद रखना कि मार्कअप के अंदर हमेशा कॉस्ट बेसिस 100। यहाँ पे एक नोट लिख लें, नोट कर लें बात। ये जो मेरी टेक्निक है ना, इसके अंदर मार्कअप अगर रेट गिवन है, इफ मार्कअप रेट इज गिवन, इफ मार्कअप इज गिवन इन क्वेश्चन, तो याद रखना आपने कॉस्ट इज इक्वल टू 100 और सेल प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस मार्कअप। याद रखनी है बात, हमेशा याद रखनी है। और इफ मार्जिन इज गिवन इन क्वेश्चन, इस केस में आपने सेल प्राइस को हमेशा 100 लेना है। मार्जिन, थोड़ी सी जिसको थोड़ी सी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको एक बात समझ आ जाएगी। मार्जिन प्रॉफिट है सेल प्राइस के ऊपर, तो सेल प्राइस को 100 की बेस बनाना है। और कॉस्ट यहाँ पे कैसे आएगी, 100 प्लस मार्जिन नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्ट सेल प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकती, कॉस्ट सेल प्राइस से हमेशा कम होती है। तो मार्जिन 100 में प्लस कर देंगे मार्जिन, तो कॉस्ट तो सेल प्राइस से ऊपर हो जाएगी, क्योंकि सेल प्राइस तो 100 है। तो कॉस्ट हमेशा 100 माइनस मार्जिन से आएगी। मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट तो सबको पता है कि नहीं हो सकता अप्लाई बात चाह। ठीक है, तो ये एक नोट है इस इन क्वेश्चंस में, ये आपने याद रखनी है बात। अच्छा जी, अब हम मार्जिन के सवाल कर लेते हैं दो। 14 और 15 करेंगे बस। अच्छा जी, एग्जाम्पल 14 में कहते हैं सेल प्राइस है 700, मार्जिन है 12%, फाइंड कॉस्ट। तो हम कहेंगे वही बना लेंगे, कॉस्ट मार्जिन और सेल प्राइस।
अब मार्जिन गिवन है तो परसेंटेज जो है ना, सेल प्राइस 100% लेंगे। मार्जिन है 12%, तो कॉस्ट कैसे आएगी, मैंने ऊपर बताया। अगर मार्जिन गिवन होगा तो सेल प्राइस 100 ले ली, कॉस्ट आएगी 100 माइनस मार्जिन, यानी कि कॉस्ट आएगी 100 प्लस 12 कर देंगे तो कॉस्ट 112 हो जाएगी। कॉस्ट सेलिंग प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसलिए मजबूरन हमें 100 - 12 ही करना पड़ेगा। 88, वेरी गुड। कॉस्ट आ गई 88। अब रुपीस लिख लेते हैं। सेल प्राइस है 700 और कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, तो कॉस्ट को हम एक्स ले लेंगे और हम कर देंगे आपके बचपन की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक्स यानी कि कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 88 मल्टीप्लाई बाय 700। जी कॉस्ट क्या आती है हमारे पास? तो कोई मुझे ये ना कहे कि सर आप स्टेप्स क्यों मिस करा रहे हैं, स्टेप्स के तो नंबर होते हैं। 616, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है जी, समझ आ रही है बात। एग्जाम्पल 15 करते हैं। कॉस्ट यहाँ पे भी मार्जिन गिवन है और सेलिंग प्राइस। मार्जिन है 10%। सबसे पहले परसेंटेज बेस लिखनी है। मार्जिन है तो सेलिंग प्राइस 100, मार्जिन 10 है तो कॉस्ट आ जाएगी 90, यानी कि 100 - 10। और हम रुपीस लिखेंगे। अब हमें कॉस्ट गिवन है, सेल प्राइस फाइंड करनी है, तो कॉस्ट हमें गिवन है 450 और सेल प्राइस फाइंड करनी है, सेल प्राइस को एक्स ले लेंगे और इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक्स जो सेल प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 90 इक्वल्स टू 450 मल्टीप्लाई बाय 100। जी एक्स सेल प्राइस कितनी आ गई? 500। आप इसके बाकी बी और सी पार्ट्स भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको चार एग्जांपल्स कराई हैं, इनके आप बी और सी पार्ट भी कर सकते हैं। बी पार्ट्स के अंदर आंसर जो होगा, जो ए पार्ट्स का है उससे डबल होगा, और जो सी पार्ट है उसमें आंसर जो होगा ट्रिपल होगा। तो इस तरह करके आप लोग अपने आंसर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। चलो गुड। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ। मैंने आपको बहुत देर पहले परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री बताई थी और सेल ऑफ गुड्स की एंट्रीज बताई थी, वो पांच पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच, याद आ रही है कुछ? एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है जी। एक होती थी कैश सेल की एंट्री, ठीक है जी। कैश परचेज की, परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर दूसरी होती थी कैश परचेज रिटर्न की, कैश डेबिट, परचेज क्रेडिट। फिर होती थी क्रेडिट परचेज की, परचेज डेबिट, ट्रेड पेबल्स क्रेडिट, ट्रेड पेबल्स क्रेडिट, और ट्रेड पेबल्स डेबिट। अभी पांचवी छोड़ दो अभी, ठीक है। और परचेज, परचेज के साथ एक वर्ड लग जाता था रिटर्न का, क्रेडिट का। याद है, सबको याद है? पहली और तीसरी याद हो तो दूसरी और चौथी क्या होता था काम, बस रिवर्स गियर लगता था। सिर्फ रिवर्स गियर लग जाता था। इसी तरह अगर सेल्स की बात करें तो कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, और अगर रिटर्न हो जाए तो सेल डेबिट, हाँ साथ एक रिटर्न का वर्ड लगता है, इतना तो याद रख ही लोगे, और कैश क्रेडिट। यहाँ पे होती थी ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट, सेल क्रेडिट, और अगर रिटर्न हो जाए तो सेल रिटर्न डेबिट, और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट।
सही है जी। कुछ याद आ रहा है? और यहाँ पे भी क्या होता था, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सिर्फ रिवर्स हो रहा है। आप अब इतनी बात याद रख लेना, पहली और तीसरी याद रख लें, दूसरी चौथी याद रख लें। पहली और तीसरी एंट्री को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। साथ एक एडिशनल बस रिटर्न का वर्ड ऐड कर देते हैं, और तो कुछ नहीं होता था। अच्छा, ये जो परचेज ऑफ गुड्स की एंट्रीज थी, ये कौन से मेथड से हम करते होते थे? ये चार एंट्रीज थी परचेज ऑफ गुड्स की, जो एंट्रीज करते होते थे, कौन बताएगा मुझे? ये हम कौन से मेथड की एंट्रीज हैं, पीरियोडिक या परपेचुअल? पीरियोडिक, वेरी गुड यार, तुम लोग तो बड़े तेज हो। ये हम करते होते थे परचेज ऑफ गुड्स की पीरियोडिक मेथड में। तो परपेचुअल मेथड की क्या बनेगी, कभी सोचा है? कभी सोचा है कि परपेचुअल मेथड में कैसी दुनिया होगी? यानी कि अगर परपेचुअल मेथड हो तो वहां कैसी एंट्रीज होंगी? कॉमन सेंस है, जहां परचेज और परचेज रिटर्न का वर्ड है वहां इन्वेंट्री का वर्ड लगा देंगे। यानी कि जब कैश परचेज की तो परचेज डेबिट करने की बजाय इन्वेंट्री करंट एसेट डेबिट कर दिया, और जब रिटर्न कर दी तो कैश डेबिट और इन्वेंट्री करंट एसेट क्रेडिट। इसी तरह अगर आपने क्रेडिट परचेज की तो ट्रेड पेबल क्रेडिट और इन्वेंट्री करंट एसेट डेबिट। और जब परचेज रिटर्न कर दी तो तब भी तो इन्वेंट्री कम हो गई ना, एसेट कम हो गया आपके पास। तो इन्वेंट्री करंट एसेट माइनस कर लेंगे, इन्वेंट्री जो करंट एसेट है वो माइनस कर लेंगे। क्लियर है? सेल्स में आपको पता है ना, सेल्स में पीरियोडिक हो या परपेचुअल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्स में पीरियोडिक हो या परपेचुअल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल्स में पीरियोडिक परपेचुअल का कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको बात क्लियर है? मगर सेल ऑफ गुड्स के टाइम पे, एक सेकंड, सॉरी सॉरी भाई। मगर सेल ऑफ गुड्स के टाइम पे मैं ना ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा ना इसको, इन्हीं एंट्रीज को शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा ना, जगह सेव करने के लिए। कि सेल ऑफ गुड्स की ना एक होती है, अगर पीरियोडिक की बात करें ना, अगर पीरियोडिक मेथड कंपनी ओवरऑल फॉलो करती है तो एंट्रीज जो होंगी कि भाई देखो, सेल की एंट्री होगी ट्रेड रिसीवेबल या कैश या बैंक डेबिट और सेल क्रेडिट। सही है जी। और सेल रिटर्न पे एंट्री होगी सेल रिटर्न डेबिट, और क्रेडिट करेंगे ट्रेड रिसीवेबल या कैश या बैंक, पता आपको। मगर अगर सेल ऑफ गुड्स परपेचुअल हो, लिख लेते हैं, लिख लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अगर सेल ऑफ गुड्स की ही बात करें एंट्रीज की, कि जब सेल होती है मगर मेथड फॉलो हुआ जाता है परपेचुअल का, परपेचुअल मेथड फॉलो होता है, तो फिर आपको करना ये होता है कि इस सेल के साथ साथ एक एडिशनल एंट्री करनी होती है। यानी कि जब आपने आइटम्स को बेचा, आपके पास से इन्वेंट्री कम हो गई, तो आप क्या करते हो, एडिशनल एंट्री, इन्वेंट्री जो करंट एसेट है उसको माइनस करते हो, और आप उसको ट्रांसफर कर देते हो, क्योंकि अब आइटम बिक गई है, अब आपका एसेट तो नहीं बन सकता करंट एसेट, उसको आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर देते थे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर देते हैं। ये एक एडिशनल एंट्री पास करते हैं, क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? अच्छा, किसी को मैंने सेल की एंट्री सिखानी हो ना, तो मैं कहूंगा अगर तुम्हें सेल की एंट्री होती है ना, तो सेल रिटर्न्स के सिनेरियो में क्या होता है, रिवर्स होता है।
इसी तरह अगर सेल रिटर्न होगा ना, तो सेल रिटर्न के अंदर भी आपको एक एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी। और उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो तो बाद में सीखते हैं, बस ये बताता हूँ, ये जो आपने ये सीखी है ना एडिशनल एंट्री, इसी एडिशनल एंट्री को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। इसी एडिशनल एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है जी। क्योंकि अच्छा वो रिवर्स लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। इन्वेंटरी करंट एसेट डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम किया, इन्वेंट्री एसेट को बढ़ाया, क्यों? जब आपका सामान वापस हुआ, जब आपको सेल रिटर्न हुई, आपके पास से आपका एसेट वापस आ गया, तो एसेट क्योंकि वापस आ गया, तो जो सेल रिटर्न हो जाती है, ये वो इन्वेंट्री होती है जो बच गई, जो बच जाए। भाई जो बिक जाए वो तो सेल में ही ना। अगर आपको एक आइटम वापस आ गई, इसका मतलब वो आइटम आपके पास बच गई। तो जो इन्वेंट्री बच जाती है, उसको तो आपको क्या करना होता है, उसको तो आपको एसेट शो करना होता है। मगर जब पास्ट में आपने इस आइटम को बेचा था, आप इस आइटम को एक्सपेंस बना दिया था। अब जब ये आइटम आपको सेल रिटर्न हो गई है, तो इस आइटम को आपने बेचा नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं आनी चाहिए, एक्सपेंस नहीं बनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस हो गई। और ये आइटम आपके पास वापस आ गया, आपके पास एसेट वापस आ गया, तो आपको इन्वेंट्री रिकॉर्ड करना चाहिए, इसलिए इन्वेंट्री डेबिट होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलें आगे। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल करनी है और क्लास खत्म। और घर से आपने इनके बी पार्ट्स करके आने। चलो अब प्रैक्टिकली एग्जांपल करते हैं। मैं चाहता हूँ आप इनमें से किसी एंट्री को रट्टा ना लगाएं। आपको मैं वैसे ही याद करा दूं क्वेश्चंस करा करा के। एक सेकंड। जी अस्सलाम। अच्छा जी। ठीक है। अच्छा भाई, हमारे पास एग्जांपल 17 है, जिसमें उन्होंने कहा है पास एंट्रीज अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के और परपेचुअल। सही है जी। तो हम कर लेते हैं भाई। सबसे पहली एंट्री है परचेज ऑफ गुड्स की। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शंस लिखने के लिए ना ये एक बना लिया कॉलम, कि भाई एंट्री है किस बारे में। ठीक है, तो पहली एंट्री है परचेज ऑफ गुड्स की। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 1000, तो पीरियोडिक मेथड में हम कहेंगे परचेज डेबिट 1000 से, और 1000 से हम रिकॉर्ड करेंगे। ऑन क्रेडिट है तो ट्रेड पेबल्स। अगर परपेचुअल मेथड हो तो परचेज की जगह पे हम इसको इन्वेंट्री करंट एसेट डेबिट करेंगे 1000 से, और 1000 से ट्रेड पेबल तो फिर भी क्रेडिट ही होगा, ट्रेड पेबल में कोई इख्तलाफ नहीं है। ट्रेड पेबल क्रेडिट कर देंगे 1000। फिर है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 650। नंबर टू है सेल ऑफ गुड्स। जब आपने गुड्स बेचे क्रेडिट पे,
तो हम ये कहेंगे भाई 650 के गुड्स बेचे हैं, पक्की बात है। क्रेडिट पे बेचे हैं, इसका मतलब है ट्रेड रिसीवेबल्स। चलो एक सेकेंड, इसका ना हम कलर फर्क कर लेते हैं। तो ये लाइन कहाँ गई? ट्रेड रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करेंगे 650 से, और 650 से सेल्स क्रेडिट कर लेंगे। अच्छा, पीरियोडिक हो परपेचुअल हो, रिसीवेबल्स की एंट्री सेम रहेगी और पे सेल्स की एंट्री सेम रहेगी। ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट करेंगे 650 से, और सेल्स क्रेडिट कर लेंगे, सेल्स भी रिकॉर्ड करेंगे 650 से। मगर परपेचुअल मेथड में एक एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? यानी कि ये जो गुड्स आपने बेचे हैं ना 650 के, इसकी कॉस्ट को इन्वेंट्री से भी आउट करना पड़ेगा। ये तो इसकी आ गई सेलिंग प्राइस, मगर इसकी जो भी कॉस्ट होगी उसको भी आपको, उसकी जो भी कॉस्ट थी इन 650 की आइटम्स की, इनको आपको क्या करना पड़ेगा? इनको आपको कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहाँ से निकाल कर? इन्वेंट्री से निकाल कर, क्योंकि ये बिक गई आइटम्स। अब सवाल पैदा होता है कि भाई इनकी कॉस्ट क्या है जो 650 की आइटम्स है? तो यहाँ पे उन्होंने हमें एक बात बताई है, ऑल गुड्स वर सोल्ड एट अ मार्कअप ऑफ 30%। तमाम गुड्स 30% मार्कअप पे बेचे जाते हैं। तो अब हमें समझ आ गई, हम कहेंगे भाई देखो वो हमारा तरीका, कॉस्ट, मार्कअप और सेल प्राइस। मार्कअप है 30%। अब जब भी मार्कअप रेट गिवन होगा तो कॉस्ट कितनी लेनी है? 100। तो सेलिंग प्राइस कितनी बन गई हमारी? 130। अब सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, ये परसेंटेज आपने लिख ली रुपीज में। अगर आप देखें तो सेलिंग प्राइस आपको 650 गिवन है, आपको कॉस्ट एक्स फाइंड करनी है। आप इसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। हम कहेंगे भाई एक्स कॉस्ट जो है मल्टीप्लाई बाय 130 इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 650। ये जो 650 की आइटम्स बेची हैं, 650 की सेलिंग प्राइस है, इनकी कॉस्ट क्या थी? इनको खरीदा था 500 का। तो जो आइटम्स बेची हैं 650 की, वो 500 उन आइटम्स की कॉस्ट थी। उन आइटम्स को इन्वेंट्री में आउट करो और कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड कर दो, इन्वेंट्री करंट एसेट से आउट करो। कोई कंफ्यूजन जहां तक? चलो आगे चलते हैं फिर। थर्ड वाली ट्रांजैक्शन क्या है जरा देखते हैं। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर कॉस्टिंग रुपीज 200। थर्ड वाली मुझे तो परचेज रिटर्न समझ आ रही है। परचेज रिटर्न में परचेज ऑफ गुड्स वाली को क्या कर देंगे? सिंपल रिवर्स कर देंगे यार। ठीक है, परचेज डेबिट, ट्रेड पेबल्स क्रेडिट। अब ट्रेड पेबल्स को डेबिट कर लो। कितने? मगर देख लो ना, क्वांटिटी सारी तो नहीं रिटर्न हो रही, 200 की हो रही है। कॉस्ट है 200, तो ट्रेड पेबल 200 से डेबिट और 200 से परचेज रिटर्न क्रेडिट। अब यहाँ पर भी आपने रिवर्स करनी है। ये वाली ट्रांजैक्शन अगर रिवर्स कर दें तो अब यहाँ पर ट्रेड पेबल तो डेबिट ही होगा, ट्रेड पेबल तो 200 से डेबिट ही होगा, और 200 से मगर क्रेडिट क्या होगी? इन्वेंट्री, जो हमारा करंट एसेट है वो क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेंट्री कम कर देंगे। ठीक है जी। तो रिटर्न वाली बात भी आप सबको मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। वो जो एडिशनल एंट्री होनी है वो सिर्फ सेल्स के केस में होनी है, परपेचुअल में हर जगह नहीं कर देनी। एडिशनल एंट्री सिर्फ सेल्स के केस में और सेल रिटर्न के केस में होगी, क्योंकि सेल्स के केस में अगर दो एंट्री हैं तो रिटर्न के केस में दोनों को रिवर्स करना पड़ेगा। चौथा सिनेरियो है, गुड्स विच वर सोल्ड फॉर रुपीज 390 वर रिटर्न फ्रॉम
कस्टमर वो गुड जो 390 के बेचे थे वो कस्टमर से रिटर्न हो गए, सेल रिटर्न, रिवर्सल एंट्री, सेल रिटर्न डेबिट, कितने के गुड्स वर सोल्ड फॉर 390, 390 इज सेलिंग प्राइस, सेल रिटर्न रिकॉर्ड होगी सेल प्राइस पे, 390 जितने के सेल किए कस्टमर को वो तो सेलिंग प्राइस है ना, वो कॉस्ट तो नहीं हो सकती। ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट, और पीरियोडिक हो परपेचुअल हो रिटर्न की एंट्री सेम होगी, सेल रिटर्न 390 से डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल 390 से क्रेडिट। मगर मगर यहाँ पर एक एडिशनल एंट्री पास करनी पड़ेगी, वो जो आइटम्स आपको रिटर्न हो गई हैं उनको इन्वेंट्री करंट एसेट्स में दोबारा इंक्लूड करो और उनको कॉस्ट ऑफ सेल्स से एक्सक्लूड करो। मगर अब इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड करनी है और कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये वाली एंट्री तो सेलिंग प्राइस पे है, मगर ये जो एंट्री आपने पास करनी है ये कॉस्ट पे करनी है, तो इसकी कॉस्ट आपको उसी तरह फाइंड करनी पड़ेगी। हमें पता है कि भाई वही कॉस्ट मार्कअप और सेलिंग प्राइस टेबल बना के, कॉस्ट 100 है, मार्कअप 30 है, सेलिंग प्राइस है 130, जो रिटर्न्स हुए हैं गुड्स उनकी सेलिंग प्राइस है 390, तो कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट को एक्स लेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आंसर आ जाएगा, एक्स कॉस्ट इंटू 130 इक्वल्स टू 100 इंटू 390, एक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 300। चलें जी गुड। तो 300 से, इस 300 से हम ये एंट्री पास करेंगे, इन्वेंट्री 300 से दोबारा रिकॉर्ड की, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से 300 माइनस कर दिया, ये आपका पूरा सवाल है जो मैंने कर दिया है, ये आपकी स्क्रीन पे भी है, आप इसको तसल्ली से देखो और मुझे बताओ अगर कोई बात समझ नहीं आती तो। हाँ भाई सही है, जाने दें, क्लास कर दें खत्म। चलो ठीक, जब मार्कअप गिवन होता तो कॉस्ट पे इफेक्ट देखना, जब मार्कअप गिवन होगा तो हमेशा कॉस्ट 100 लेनी है, जब मार्जिन गिवन होगा तो हमेशा सेल प्राइस 100 लेनी है। सही है। अच्छा, मार्कअप और मार्जिन दोनों में से कोई सी भी चीज दे के कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों में से कोई भी चीज पूछी जा सकती है। ठीक है लियास, ये नहीं होगा कि भाई अगर उसने मार्कअप गिवन दिया है तो वो पूछे भाई कॉस्ट इतनी है और सेलिंग प्राइस, अब जैसे इस क्वेश्चन में मार्कअप गिवन था मगर सेलिंग प्राइस भी दी हुई थी, तो सेलिंग प्राइस का 30% लेकर माइनस करके कॉस्ट नहीं निकाल सकते थे यहाँ। ये बच्चे काफी इन चीजों में गलती करते थे, इसलिए मैंने आपको एक ही टेक्निक बता दी है कि इसको कैसे करना है। हाँ ये चीज याद रख लो, ये मैंने जो नोट लिखा हुआ है ना, ये आपकी चीजें रिजॉल्व करेगा, ये जो नोट है ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ 100 लेनी है क्या चीज़। तो मैं इसको दोबारा से बताता हूँ क्लास के एंड में दोबारा से। अगर तो मार्कअप गिवन है क्वेश्चन में तो कॉस्ट हमेशा परसेंटेज रखते हुए 100 लेनी है, सेलिंग प्राइस आएगी 100 प्लस मार्कअप, और अगर मार्जिन गिवन है तो सेलिंग प्राइस 100 लेनी है और कॉस्ट आएगी 100 माइनस मार्जिन, बस सिंपल इतनी सी बात याद रखनी है बस, और कोई भी सिनेरियो होगा आपका सॉल्व हो जाएगा। चले जी, अल्लाह सर हाफिज। जी जी। सर कॉस्ट ऑफ सेल में हम सिर्फ परचेज एक्सपेंस ही शामिल करेंगे ना? कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम सिर्फ परचेज, एक सेकेंड, ये आपने कैसा सवाल पूछा है, कौन से सवाल से रेलिवेंट बात पूछ रही सर हैं। ये यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ सेल कह रहे हैं, इसमें बस कंफ्यूजन हो रही है, सही यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल में सिर्फ परचेज एक्सपेंस ही शामिल होता है, यानी जो हम कह रहे हैं कि परचेज एक्सपेंस स्लैश कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स परचेज एक्सपेंस की डिवीजन है ना। देखो मुझे, मैं कहता हूँ कि बैंक, कैश, या आपने मुझे बताना है, जी सर। बैंक और कैश लिख दिया, बिल्डिंग लिख दी मैंने, ये सारे के सारे क्या हैं, एसेट हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि भाई आपने सेल्स किए हैं, मैं कहूँ कैश स्लैश एसेट बढ़ गया, तो कोई गलत बात तो नहीं की मैंने। जी इसी सर तरह मैं सुन लो ना पूरी बात, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ना वो डिवीजन है,
कॉस्ट ऑफ सेल्स में टेक्निकली परचेज एक्सपेंस ही आता है, मगर परचेज एक्सपेंस करंट ईयर का भी आता है, और उसमें लास्ट ईयर उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री भी आती है, उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री भी आती है, और उसमें से माइनस होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। मगर कोई भी चीज अगर आप परचेज एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, वो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ज्यादा होती है उससे। सही है। जी सर, ओके सर। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है। तो मैंने जब भी लिखा ना, देखो मैं कहूँ भाई ट्रेड पेबल्स या लाइबिलिटी ज्यादा हो रही है, तो लाइबिलिटी एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें ट्रेड पेबल्स भी आते हैं, कि ट्रेड पेबल अगर ज्यादा हो रहे हैं तो कंफर्म बात है कि भाई लाइबिलिटी भी ज्यादा हो गई है। इसी तरह ओके। परचेज एक्सपेंस में कोई भी चीज आपने रिकॉर्ड कर दी है तो 110% बात है कि भाई कॉस्ट ऑफ सेल भी ज्यादा लिखी गई है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स आती ही इन तीन कंपोनेंट्स को मैच मिलाने से है। ओके सर। ठीक है। जी सर। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को परचेज एक्सपेंस को हम ऑल्टरनेटिवली यूज करते हैं, ताकि मैं आदत डालूं आप लोगों को, क्योंकि कुछ एंट्रीज के अंदर वो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट कर रहा है, असल में वो परचेज एक्सपेंस में से उस चीज को बाहर निकाल रहा है। और कोई बात? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।